नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। यूजुअली ये मेरी स्टार्टिंग लाइन नहीं है, बट आज का टॉपिक इस लाइन को डिमांड कर रहा था, सो आई स्टार्टेड विद इट। और आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप जो लोग न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहा है, उसके पास व्हाट्सएप मैसेज आ चुका होगा कि ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से उनके विचार पूछे हैं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उनकी क्या राय है, क्या इसे इस वक्त इंडिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसका एक और बैकड्रॉप है। आज से लगभग 3-4 साल पहले 21st लॉ कमीशन ने के सामने जब ये सवाल फिर पहले गया था कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या सोचती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं, तब उस वक्त ये कहा गया था कि इस ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ना तो अभी कोई ज़रूरत है और ना इसके बारे में सोचना चाहिए हमें। ठीक, लेकिन 4 years डाउन द लाइन अब वही लॉ कमीशन लोगों से पब्लिक व्यू मांगना चाहता है कि तो आपका क्या विचार है इसके बारे में। तो किसी का भी कुछ भी विचार हो, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमारा विचार बिल्कुल डाइवर्स होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए भी होना चाहिए, मेंस के लिए भी होना चाहिए, वो भी अलग अलग एंगल से होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हमारे आंसर्स बहुत अच्छे हों और हमें कोई भी सोशल करंट टॉपिक चल रहा है उसकी अच्छी जानकारी हो। ठीक है, ये आपके सामने नोटिस है with regard to reference dated 17 June 2016 sent by Ministry of Law and Justice. The 22nd Commission of India is examining the subject matter of Uniform Civil Code. Okay? तो यही यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करने जा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन पर्सनल मैटर्स। ठीक, हम कीवर्ड्स की बात करते हैं यूजुअली यूपीएससी की प्रिपरेशन में कि कीवर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की कीवर्ड का डेफिनेशन देख लो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। एक ऐसा लॉ जो पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल हो, सारे रिलीजियस कम्युनिटीज पे एप्लीकेबल हो, उनके पर्सनल मैटर्स में। पर्सनल मैटर्स मतलब जैसे मैरिज, जैसे डिवोर्स, जैसे एडॉप्शन। ओके, नेक्स्ट, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इंडियन सिटीजन्स। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है मैं नहीं बता रहा, आपको कमेंट करके बताना है। ओके, अनदर पॉइंट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल इन गवर्नेंस नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोड। आर्टिकल 37 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, कई बार फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी चलता रहता है। मिनर्वा मिल्स केस हम सभी लोगों ने पढ़ा 1980 का। टॉपिक से भटक जाएंगे, वहां पे नहीं जाएंगे, लेकिन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो दे आर जस्टिसेबल बाय द कोर्ट। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप जा सकते हो कि देखो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में आपके पास ये अधिकार नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट जस्टिसिएबल बाय द कोर्ट। और ये एक्सप्लिसिटली कहा जाता है। अगर आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट है तो डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, तो डीपीएसपी अगर नॉन जस्टिसिएबल नहीं है तो वो किस आर्टिकल में एक्सप्लिसिटली कहा गया है, आर्टिकल 37 में कहा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल जिस आर्टिकल से मैंने पॉइंट्स उठाए हैं, एक्चुअली इससे पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गोवा के रेफरेंस में ये कहा था कि इस देखा जाए कि क्या इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है कि नहीं। ठीक, 2019 के आसपास की बात है। तो उस वक्त ये आर्टिकल एक्सप्लेन्ड में आया था इंडियन एक्सप्रेस की, और बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसको कवर करने की कोशिश की गई है। इन सिविल मैटर्स, क्या सिविल मैटर्स में इंडिया के पास ये कोड नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं क्या अलग अलग चीजें हैं। सिविल मैटर्स मतलब ऐसी चीजें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट, इन सबको कहा जाता है सिविल, ये सब कहा जाते हैं सिविल मैटर्स हैं। इन सब चीजों में भी यूनिफॉर्मिटी मांगी जाती है, लेकिन तब भी है नहीं। कैसे आर्टिकल ये बोलता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द डाइवर्सिटी डिस्पाइट अ यूनिफॉर्म कोड देयर आर न्यूमरस अमेंडमेंट्स, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। दिस हैज रिजल्टेड इन डाइवर्सिटी इन सर्टेन मैटर्स इवन अंडर सेक्युलर सिविल लॉज। सिविल लॉज तो भैया ऐसे हैं, इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं कि एक कम्युनिटी से अगर किसी ने रेड लाइट जंप कर दी तो 500 रुपए का चलान है, दूसरे से 1000 रुपए का चलान है, इसीलिए इसको कहा गया है सेकुलर सिविल लॉस।
ठीक। तो यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन तब भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग चीजों को अपनी डेमोग्राफी को देखते हुए, अपने कल्चर, अपनी और अपनी सहूलियत को देखते हुए इस तरीके से लॉज को अप्लाई किया है, सेकुलर सिविल लॉज को, सिविल लॉज को भी। पर्सनल लॉज तो दूर की बात रही। फॉर एग्जाम्पल द मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 2019, इस वक्त भी ये माना, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जब आया था तब भी सारे स्टेट्स ने एक स्वर में ये नहीं मान लिया था कि हम इस एक्ट को मानते हैं। किसी का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था। ठीक, आगे चलते हैं। इस आर्टिकल, जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, यूजुअली हम देखते हैं कि अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ये पर्सपेक्टिव ज्यादातर इसकी बात कर रहे हैं जो पिछले 75 साल से पर्सपेक्टिव चला हुआ आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की शायद उतनी जरूरत आज के इंडियन समाज में भी नहीं है। ठीक, पर हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने, तो इस पर्सपेक्टिव को भी देखने की बहुत अच्छी से जरूरत है हमें। ओके, नेक्स्ट, पर्सनल लॉज इन इंडिया। अब जैसे हमने सिविल लॉ की बात की कि सिविल लॉ में भी इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन है। सिविल लॉ, सेक्युलर सिविल लॉ, सो कॉल्ड सेक्युलर सिविल लॉज में भी इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन है। क्या पर्सनल लॉज भी इंडिया में डाइवर्सिफाइड है? तो नो सिंगल कॉमन पर्सनल लॉ गवर्न्स ऑल मेंबर्स ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक, अगर आप किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी की थोड़ी सी तह में जाओगे तो आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि चाहे वो हिंदुइज्म है, चाहे वो सिखिज्म है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, उसमें सब सेक्शंस हैं। उसमें एक कम्युनिटी एक तरीके से गवर्न होना चाहती है। एक, मतलब भारत को बहुत बड़ा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ अलग अलग रीजन, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, अलग अलग तरीकों से रहते हैं। तो वहां पर किसी एक, ऊपर नॉर्थ में जो चलेगा सेम कम्युनिटी के लिए, साउथ में वो सेम कम्युनिटी के लिए नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे माना देखा जाता है कि पर्सनल लॉज में भी, सिविल लॉ में तो चलो गवर्नमेंट जो करती है, पर्सनल लॉज में भी लोग सेम चीजों को नहीं मानते। वहां पे भी चीजें, वहां पे भी पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव वेरी करता रहता है। जैसे कि आज भी इंडिया में अगर आप देखोगे ना, तो जैसे मैंने कहा हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनमें अलग अलग सबसेक्शंस हैं। अगर आप ठीक से देखोगे तो ब्रिटिश, पोर्चुगीज और फ्रेंच, इनके भी लॉज कई कुछ कुछ रीजन्स में अभी भी ऑपरेटिव हैं। इंडिया के कई रीजन्स में ऐसा भी है कि इंग्लिश, पोर्चुगीज और ये फ्रेंच लॉ ऑपरेटिव हैं। ओके, नेक्स्ट, जब अब ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे अलग अलग वेरिएशंस हम देख सकते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में जब ये जम्मू कश्मीर का स्टेटस हटाया गया, तो उससे पहले जो वहाँ के लोकल हिंदू जो लॉज एंड रेगुलेशंस थे ना, वो बाकी पूरी दुनिया से, बाकी पूरे इंडिया से अलग थे जो वहां पर थे। ठीक, और वहां के मुस्लिम्स, द मुस्लिम्स फॉलोड अ कस्टमरी लॉ दैट डिफर्ड फ्रॉम द मुस्लिम पर्सनल लॉ इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो शरिया का कानून, द शरिया एक्ट ऑफ 1937, जो पूरे इंडिया में मुस्लिम्स के थ्रू माना जाता है, शरिया एक्ट ऑफ 1937, वो जम्मू कश्मीर में नहीं माना जा रहा था। अभी तक 2019 तक भी नहीं माना जा रहा था। अभी थोड़ा जो भी चेंजेस हैं उसकी बात अलग है, लेकिन वहां पे लोग अपने कस्टमरी लॉज को ही फॉलो करते थे। और अगर रीजनल वेरिएशंस की बात की जाए कि कैसे कैसे रीजनल वेरिएशंस है, तो वो आप देखो कि मुस्लिम्स हैव डिफरेंट मैरिज रजिस्ट्रेशन लॉ इन डिफरेंट रीजन्स। मैरिज को रजिस्टर करवाने का भी लॉ अलग अलग रीजन में अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल JNK में वो लॉ अलग है और बिहार और बंगाल में वो लॉ अलग है। JNK में आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा, मतलब वो मैरिज, वो शादी, वो ब्याह वैध नहीं माना जाएगा अगर ऐसा नहीं किया। लेकिन बिहार, बंगाल में चीज काफी ऑप्शनल है, करवाना हो तो करवाओ वरना कोई बात नहीं। ठीक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर लें तो लगभग नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज ओवर 200 ट्राइब्स विद इन देयर ओन वैलिड कस्टमरी लॉज। मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट खुद इतना छोटा सा है और उसमें जो 200 ट्राइब्स हैं उनके भी अलग अलग वेरिएशंस हैं किसी लॉ को फॉलो करने के। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस एग्जिस्ट फॉर लोकल कस्टम्स इन स्टेट्स लाइक नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। जो कस्टमरी वो हैं, लोकल कस्टम्स हैं लोगों के इन 3 स्टेट्स में, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम में, उसको भी कानून के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कैसे इंडिया जो है वो कितना डाइवर्स है। ठीक, और वहां पर ये चीज
जैसे पब्लिक नोटिस में एक विचार मांगा गया है, तो एक विचार ये है कि वो थोड़ा सा वहां पे ये इम्प्लीमेंट कर पाना अभी टफ है। आगे चल के देखते हैं कि कैसे अलग अलग टाइम पे भी इसको नहीं माना गया कि ये ज़्यादा फीजिबल है। जैसे जब आज़ादी का टाइम था, तो उस वक्त भी जो उस वक्त मुस्लिम्स थे, व्यूज ऑफ मुस्लिम मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब भारत का संविधान वगैरह लिखा गया, ये रचना हुई कि किस तरीके से ये सोचा विचारा गया कि किस तरीके से इंडिया को चलाया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के व्यू पॉइंट को लिया गया। तब उस वक्त मुस्लिम मेंबर्स जो हैं, कुछ उनके भी व्यूज हैं कि क्या क्या होना चाहिए। और उसके अलावा जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जैसे बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इस तरह के लोग क्या कहते थे। ठीक है, तो जैसे मोहम्मद इस्माइल जी का पर्सपेक्टिव, जो उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, तो उनका कहना था he sought to exempt Muslim personal laws from states regulation। उन्होंने कई बार ये कोशिश की कि आर्टिकल 44 की जो बात हो रही है ना, वो इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना वो बात अलग है, लेकिन उससे एक्चुअली 3 बार ये कोशिश की गई थी उनकी तरफ से कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है ना, इनको थोड़ा इनसे बाहर निकाल के रखा जाए। ठीक। सेकेंड, ही आर्ग्यूड दैट अ सेक्युलर स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर विद पीपल्स पर्सनल लॉ। लोगों का धर्म जो है वो उनकी निजी चीज है, वो उनकी अपनी अपनी सोच है, वो अपने तरीके से उसे फॉलो करना चाहते हैं, और जिस तरीके से वो फॉलो करना चाहते हैं उसमें स्टेट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर विद द पीपल्स पर्सनल लॉ। ठीक, ये इनका विचार था। एक और मुस्लिम जो उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव थे, हुसैन इमाम साहब, उनका पर्सपेक्टिव ये था कि ही क्वेश्चन द पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनल लॉज इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। वही जो हम बात कर रहे हैं कि एक इंडिया जहां पर छोटे से नॉर्थ ईस्ट के भी 200 ट्राइब्स हैं, और वहां पे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के ट्राइब्स को अलग अलग तरीके से उनके लोकल कस्टम्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। वो इंडिया जहां पर मैरिज को रजिस्टर कराने के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रावधान है। ये आप JNK में तो आपको कराना ही पड़ेगा, अगर आप कहीं बाहर जैसे बंगाल, बिहार में हो तो वहाँ आपको ये ऑप्शनल है। उस इंडिया में, उस डाइवर्स इंडिया में इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। ठीक, खासकर पर्सनल लॉज के मामले में। जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने भी देखा था कि ये सिविल लॉ के मामले में स्टेट के लेवल पे एक बीच का मतलब ये मान जाना कि ये सिविल लॉज रहेंगे, वही मुश्किल हो रहा है। ठीक, तो ये कुछ प्रोमिनेंट मुस्लिम व्यूज थे उस वक्त के। लेकिन जो जैसे ये B.R. अम्बेडकर साहब की स्टेटमेंट है, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, ये लोग आपके मतलब मेंस के आंसर राइटिंग के वो हैं, मतलब शतरंज का खेल होता है ना, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होते हैं, या कोई 11 मेंबर की टीम होती है, तो उसमें जो विराट कोहली खेलता है या रोहित शर्मा खेलता है, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, तो आप भी जिन अस्त्रों शस्त्रों को लेके जाओगे, उसमें भी मेंस का आंसर लिखने के लिए आपके पास गांधी और अंबेडकर ने क्या कहा है, ये इस हाथ में और ये इस हाथ में होना चाहिए कि कुछ आए तो वो नाम डाल के आप आगे बढ़ गए। ठीक है, B.R. अम्बेडकर स्टेटमेंट कहता है, he assured that the provisions of a uniform civil code would not be used to force Muslims into a revolt। ठीक, ये इंश्योर किया जाए कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया में अप्लाई किया जाएगा या जब भी उसकी बात होगी, तो वो इस तरीके से की जाए या इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाए कि भारत का एक बड़ा तबका ये ना सोच ले कि वो बाकियों से अलग हो गया है और उसको किसी चीज के लिए मजबूर ना कर दिया जाए। ये B.R. अम्बेडकर का कहना था, और यही आपका भी कहना होगा आपके आंसर आपके पेपर में। ठीक, आपका अपना पर्सनल व्यू क्या है वो आप अपनी लॉ कमीशन की पब्लिक नोटिस निकाला है, वहां जाके आप अपना दे सकते हो, लेकिन मेंस का जब आप आंसर रख रहे हो तो आपके यही व्यूज होंगे। ठीक, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का पर्सपेक्टिव क्या है? ही सपोर्टेड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड बट एक्नॉलेज द नीड टू कंसीडर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एनी कम्युनिटी। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लाया जाए, वही सारी बात अगर मगर पर पे आकर रुक जाती है। जब भी हमें पता है कि हम एक व्यू पॉइंट को नहीं लिख सकते हैं, तो हमारे लिए ये बट, ये किंतु, ये परंतु बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ही सपोर्टेड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड बट एक्नॉलेज द नीड टू कंसीडर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एनी कम्युनिटी। अगर किसी भी कम्युनिटी की तरफ से स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो रहा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो उस चीज का ध्यान रखा जाए।
ये था ब्रॉडली यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। पब्लिक नोटिस जो आया है उसके बाद ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली किसी क्लास में हम एक बार बात कर लेंगे। इस सेक्शन में मैंने जानबूझ के उसे इंक्लूड नहीं किया है, क्यों वो जो मिनर्वा मिल्स केस 1980 की बात की गई है कि कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारी सोसाइटी का बेडरॉक माना गया है, और उसी के ऊपर हमें अपने समाज को और हमें आज अपनी सोसाइटी, अपनी सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और अपने मेंस के आंसर को और मतलब उसी के ऊपर रख के आगे बढ़ना है। तो ये दूसरी क्लास में करते हैं। अभी तक ये था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।